Hi, hello, welcome to Living Unicorns. And today on Living Unicorns, we have a very special guest. और उनके बारे में अगर मैं कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूं तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. जब वो महज 11 साल के थे तब एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें पहली बार उनका इंट्रोडक्शन हुआ था एक्टिंग से. ही इज़ द वन एंड द ओनली एक्टर गोदान. थैंक यू सो मच. वेलकम ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स. अपने ही घर में वेलकम करने के लिए थैंक यू. अपने ही घर में आपका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, मस्त, एकदम मुंबई शहर की हवा में अपने आप को एडजस्ट करते हुए, संभालते हुए आराम से जी रहे हैं. तो अभी तो आपको मुंबई में काफ़ी साल हो चुके होंगे. 8 साल. 8 साल. तो मुंबई का ये 8 साल का, क्योंकि ये बात यहीं पे स्टार्ट हुई है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 8 साल? बहुत अच्छा. मतलब जब मैं आया था, मैं 2015 में आया था. मैं 7 दिन रुका था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं किस शहर में हूँ. मुझे लगा ये शहर मेरे लिए नहीं है. 7 दिन में वापस टिकट कटाई अपन ने भोपाल की और वापस शहर. आप लिटरली इसीलिए वापस चले गए थे? नहीं समझ में. 7 दिन में मैं अपने दोस्त के यहाँ रुका, 1 दिन घूमा, 2 दिन घूमा, मुझे समझ में नहीं आया. मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं लोग, कहाँ हो रहा है काम. हाँ. मैंने कहा ये शहर है मेंटली प्रिपेयर होके आने का. मैं वापस 15 में आया था, आई थिंक मार्च अप्रैल में आया था, वापस चला गया. मैंने कहा तैयारी कर आऊँगा, अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर आऊँगा कि अब मुझे इस शहर में ही रहना है, मैं यहीं रुकूँगा. क्योंकि ये शहर बोलता है ना कि अगर आप यहाँ काम करने के लिए आओगे और काम नहीं मिलेगा तो आप डर के मारे इस शहर को छोड़ के भाग जाओगे. राइट. लेकिन अगर आप इस शहर में रहने के लिए आओगे और अगर इस शहर में रहना सीख गए तो ये शहर काम भी देना सीख जाएगा. वाह. काम आने लगेगा. तो मैं प्रिपेयर कर आया था कि अब मुंबई में रहना है, काम करने के लिए नहीं आना, अब रहने जाना. वो श्योरिटी आपको मतलब थी कि मैं रहने ही जाऊंगा मुंबई. हाँ. और जब 2016 फर्स्ट जनवरी को आया था तो मैं प्लान तय कर आया था कि अब इस शहर को छोड़ के नहीं जाना, अब ये मेरा शहर है. करेक्ट. अब यहीं रहना है, यहीं काम करना, चाहे फिल्म करें, थिएटर करें, कुछ भी करें, लेकिन अब रहना यहीं. ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने. तो क्योंकि हम अपने दोस्तों को बता देना चाहते हैं, ये एक्टिंग की जो जर्नी है आपकी वो कैसे और कब स्टार्ट हुई? ये शुरू हुई जब मैं 11 साल का था और कोइंसिडेंस ऐसा था कि 11 साल के थे, इतना सेंस था नहीं. आई थिंक ये 26 जनवरी की बात होगी, 96 की. तो 26 जनवरी में क्या होता है, वो गणतंत्र दिवस के दिन लड्डू मिलते हैं. लड्डू तो मिलते हैं. DD1 पे फिल्म आया करती थी, कौन सी आई थी, शोले. तो वो दिमाग में आज भी इमेज है कि लास्ट में अमिताभ बच्चन जी की डेथ होती है, तो वो लगा था कि ये कुछ तो हो रहा है. Okay. और इतना इत्तेफाक हुआ कि मैं 96 में गया था बाल भवन में ड्राइंग सीखने के लिए, क्योंकि मेरा भाई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है. तो जब मैं ड्राइंग सीख रहा था तो बाजू वाले कमरे में रिहर्सल चल रही थी. तो मैंने देखा यहाँ क्या चल क्या रहा है. तो वहाँ कुछ अजीब सा कुछ हो रहा है. मैंने कहा ये क्या है. कुछ लोग बीच में 2-3 लोग खड़े हुए हैं, बहुत ढेर सारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं और देख रहे हैं. तो मतलब आप सिर्फ 11 साल के थे? मैं 11 साल का था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है. मुझे बस इतना लग रहा था कि अच्छा हो रहा है कुछ. कुछ लोग कुछ सामने कर रहे हैं और कुछ बच्चे लोग सामने बैठे हुए हैं और सब ऐसे करके देख रहे हैं और सब ताली बजा रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा किया. मैंने कहा भाई ये चीज़ करने वाली, ये करेंगे. अपन सीधे गए ऑफिस में, नाम कटाया ड्राइंग से, नाटक में ज्वाइन किया. मतलब उसने आपको फैसिनेट किया तब आपको पता नहीं था कि वो क्या है? कुछ नहीं. 11 साल की उम्र में क्या समझ में आएगा कि ये थिएटर है या फिल्में होती हैं, नाम कमाया जाता है, फेम मिलता है, पैसा मिलता है, कुछ नहीं मालूम. बट इतना तो पसंद था ना कि आपने ड्राइंग से नाम हटा के आपने उसमें हाँ, ज्वाइन क्योंकि वो कुछ तो अच्छा लग रहा था कि वो कुछ तो सामने अच्छा हो रहा है. उसके बाद क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, फिर करने लगे. एक्टिंग की शुरुआत ही मजे के लिए हुई थी ना, क्योंकि वो देख के अच्छा लगा. किसी ने धक्का नहीं मारा कि तुमको ये करना है, तो मजे में गए थे. फिर जब मज़े से शुरुआत की और जब धीरे धीरे 4-5 साल हो गया तो 99-2000 के बाद ना जब चीज़ समझ में आने लगी कि अच्छा अभी एक्टिंग होती है, वहाँ से फिर डर आने लगा कि अरे यार अब लोग ताली नहीं बजाएंगे, लोग हंसेंगे नहीं, तो फिर मेरी तारीफ नहीं होगी, लोग ताली नहीं बजाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा बहुत. तो वहाँ से काम धीरे धीरे ख़राब होने लगा डर के कारण. एक्टिंग शुरू करी थी मज़े के लिए, अब वो मज़ा गायब हो गया. अब प्रेशर आ गया लोगों का कि जो लोग शो देख रहे हैं ना उनको अच्छा लगना चाहिए. उम्मीद है कि अब आप अपने लिए एक्टिंग नहीं कर रहे हो, अब आप ऑडियंस के लिए एक्टिंग कर रहे हो कि उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता. तो 2-3 साल ना बहुत अजीब से निकले. फिर बीच में वर्कशॉप्स हुई और भी कुछ टीचर्स आए, तब धीरे धीरे वो चीज़ें गई लाइफ से कि नहीं यार इस थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है, ये एक प्रोसेस है. और इवेंट चेंज हुआ था, आई थिंक भारत रंग महोत्सव का पहला या दूसरा BRM था
तो हमारे टीचर हैं एनएसडी के लोकेंद्र त्रिवेदी सर, वो हर साल भोपाल आते थे और एक नाटक कराते थे। तो उसमें एक नाटक हुआ था डॉक्टर जवानी की प्रेम कहानी, उसका शो हमने किया था बीआरएम में, तब रहा हूँगा 15-16 साल का। वहाँ जब मैं पहली बार गया उस कैंपस में, तो मुझे हर कोई नोन दिख रहा था कि ये सोनपरी में आते हैं, ये फलाना फिल्म में थे, बाजू से अनुपम खेर जी निकल कर बोले ये अनुपम, ये तो वही है ना मेजर लाठी। तो बचपन में यही सब देखा हुआ था। तो वहाँ पता चला कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक्टिंग सीखी जाती है। उस वक्त समझ में आया कि नहीं यार, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फॉर्म है, ये एक आर्ट फॉर्म है जिसको आप सोच के समझ के आप सीख सकते हो। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको फुलफिल करना है, और फिर उसके बाद अपना आप जितना ग्रो कर सकते हो, जितना सीख सकते हो, उतना सीखते रहो ज़िंदगी भर। राइट। उस मोमेंट पे समझ में नहीं आया था। आज हम उस शब्दों को, उस थॉट को इस वक्त बैठ के शब्दों में आर्टिकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त लगा था कि हाँ, सीखा जा सकता है। ये वो वॉल है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने अपने माथे टच किए होंगे, कभी हाथ रखा होगा, कभी इसमें अनुपम जी होंगे या ओमपुरी साहब में से कभी तो टिके होंगे इस दीवार से। तो मैंने कहा ये दीवार है यार, इस दीवार के सामने खड़े होना है। और जब एक कट्टू मतलब ऐसा कि जब 2014 में जब पास आउट हो रहा था, हाँ। मैं सेम दीवार के सामने खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मैं वाकई पास आउट हो गया हूँ यार। ये वही दीवार है कि जहाँ आने का सपना देखा था, और वहाँ से आप 3 साल कंप्लीट पढ़ाई खत्म करके जा रहे हो। तो एक इमोशनल मोमेंट रहा होगा बिल्कुल, आपके लिए हाँ, ना? बहुत होता। तो वहाँ उस बीआरएम में सारा थॉट चेंज हुआ, पूरा थॉट बदला कि नहीं, ये सीखा जाएगा आराम से। अब उनके लिए नहीं, अपने लिए एक्टिंग करनी है, जो पिछले 2-3 साल से गड़बड़ हो रहा था मन में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर समय आया, फिर डांस ड्रामा शुरू हो गया, माइम शो शुरू हो गए, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मर्ज हो गई ना। तो उसके बाद कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की आपकी कोई स्पेसिफिक बहुत मेमोरेबल मेमोरी हो? ऐसे तो नहीं, तो वो पूरा 3 तीनों साल साल ही थे। मेमोरेबल होते हैं। कोई स्पेसिफिकली कोई एक कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो या कभी कुछ? फनी तो नहीं, बट ये कि अनुराधा मैम का ना जब प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा था, वो 30-35 दिन बहुत अच्छे थे, जिसमें अपने बारे में जानने को मिल रहा था। ओके। कभी किसी वर्कशॉप में या किसी क्लास में कभी ये किसी ने नहीं बोला कि अपनी मेमोरीज और अपने इंसिडेंट्स उठा के लाओ और मुझे करके दिखाओ। आपका हैप्पी मोमेंट क्या है, आपका बेस्ट म्यूजिक क्या है, कि आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है, हैप्पी मतलब विंडो इमेज क्या है, डोर इमेज क्या है। तो लगता है कि यार ये पहले अपने बारे में क्यों जानने के लिए बोल रहे हैं कि जानो अपने बारे में। तो वो मोमेंट सबसे वो ज्यादा फर्स्ट टाइम में बहुत एब्रप्ट लगता है ना, जब भी हम कि मैं अपने बारे में क्यों बताऊं आपको। लेकिन फिर बाद में लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरे बारे में जानकारी मुझे खुद पता चल रही है कि अच्छा मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है, अच्छा ये मेरा फेवरेट रंग है, अच्छा ये मेरी फेवरेट मेमोरी है। एक मेरी फेवरेट मेमोरी थी, मेरे फादर ना कुटकुट भवन में काम करते हैं, अच्छा। जहाँ पर ढेर सारे चूजे हुआ करते थे। तो पापा मुझे ले गए, मैं छोटा सा था, तो वो गेट खुला और सामने से कम नहीं तो 1000-1500 चूजे होंगे, और मैं सामने खड़ा हूँ और वो भागते हुए आ रहे हैं, सब के सब वो पीले पीले छोटे छोटे से भागते हुए आ रहे हैं, और सब मेरे आजू बाजू खड़े हो गए। मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है वो। रियली? इतना सुंदर मोमेंट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो मुझे फ्रेम टू फ्रेम याद है मुझे। कितने छोटे थे तब आप? ये और भी पहले की, मतलब ये बाल भवन से पहले की बात, मैं रहा 11 साल से भी छोटे थे आप छोटा, मतलब? 9 या 10 साल का रहा हूँगा। वो मेमोरी आज भी एकदम याद है पर आपको? बहुत अच्छी मेमोरी। और वही मेमोरी मैंने मैम से शेयर भी करी थी, अनुराधा मैम से। तो मैम ने बोला तुमने ये क्यों परफॉर्म क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैम चूजे कहाँ से आते हैं। बोले आ जाते। इमेजिन करके आते? नहीं, आ जाते, ले आते? हाँ, सिर्फ तुमको बोलना था कि मुझे चाहिए, चूजे आते। अरे मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैम, अब बाद में कभी देखेंगे। तो एक वो भी था, फनी मोमेंट बोले या कोई भी मोमेंट बोल लो, लेकिन अनुराधा मैम से वो एक कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से याद है। बाकी तो पूरे 3 साल। क्योंकि अभी आपने अपना बचपन का एक इंसिडेंट सुनाया है, तो मैं ये भी मतलब आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम एक बार के लिए एक्टिंग और ड्रामा स्कूल सब हटाते हैं, तो आपके जो चाइल्डहुड के दिन थे, भोपाल था, ये कैसे बीते ये दिन? ये चीज़ वही हुई ना कि जब 11 साल की उम्र से एक्टिंग आ गई लाइफ में, थिएटर आ गया, तो बाकी का जो चंक है ना वो थोड़ा छोटा हो गया। राइट। अगर आप 100% में अगर आप तौल रहे हो पूरे समय को, तो उसमें से मेरा 70-75% मेरा थिएटर नाटक में जा रहा है। राइट। बाकी जब उस नाटक की रिहर्सल से बच के जब मैं निकल रहा हूँ, तब घर आ रहा हूँ, तब कहीं वो घर में चीज़ें चल रही हैं। और क्या ही बताना, मतलब कि फैमिली कैसी थी, मम्मी भी सपोर्टिव थी, हाँ ठीक है करो, सब कर लो। encouraging थे आपके लिए? सब घर में, हाँ सब घर में। पापा बीच में एक बार बोले थे कि होता ना कि हर फादर का एक डर होता है ना, जिनको लगता है कि यार मेरे बेटे को मैं सेटल होता हुआ देखा।
हर फादर का होता है। Correct. मम्मी का क्या होता है, मतलब ज़्यादातर मम्मी का क्या होता है कि बस खुश है ना बेटा, कैसे भी रह ले, मम्मी हर परिस्थिति में साथ है। पापा को लगता है अपने पैरों पे खड़े हो जाना। राइट। तो पापा को उस मोमेंट पे ये लग रहा था कि ये नाटक नौटंकी ना चलती नहीं है। और हम बिलोंग करते हैं बघेलखंड से। ओके। तो जब पापा कभी जब गांव जाया भी करते थे तो गांव वाले बोलते थे क्या करता है, दुलदुल घोड़ी नचाता है क्या शादी में। अरे वो शादी होती है मतलब बघेलखंड में, बुंदेलखंड में भी कल्चर होगा कि वो एक घोड़ी ऐसी होती है, मैं समझ आप गई। उसके बीच में घुस जाते हो और आप ऐसे कुदाते रहते हो शादियों में। तो गाँव वालों को लगता था कि मैं शादी में दुलदुल घोड़ी नचाता हूँ। उनको नाटक वाटक क्या मालूम कि वो दुलदुल घोड़ी नचाता होगा। हाँ, मिल जाता होगा 100-150 रुपये मिल जाता होगा एक शादी का। शादी में जाके नचाएगा 100-150 तो पापा को ऐसे लगता था कि कर लेना कैसे भी। लेकिन फिर एक मोमेंट हुआ जब भोपाल में नाम हो गया, भोपाल में लोग तारीफ करने लगे कि अच्छा एक्टर है, अच्छा काम करता है गोदांतु, और पेपर में फोटो आने लगे। हाँ। तब फिर पापा ने तब उनको लगा कि अब यही करना। पापा ने एक लाइन बोली थी जो मुझे इतनी ताकत दी उस लाइन ने। पापा ने बोला कि अब इस काम को करते करते, मतलब एक्टिंग को करते करते अब इतना आगे आ चुके हो ना, अब छोड़ना मत। अब मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे ना तो शर्म के मारे आलू प्याज भी नहीं बेच पाओगे। तो आपको कभी छोड़ने का मन आया, कभी मन में नहीं, आया? नहीं, कभी नहीं। हाँ। और जिस दिन पापा ने ये बात बोली तब कि अब मत छोड़ना, अब हम हैं साथ में, क्योंकि अब छोड़ दोगे तो आलू प्याज भी नहीं बेच पाओगे। बस वही एक दिन था कि मैंने कहा बाबा अब रुक जाओ, अब यही करना है जिंदगी भर। अब पापा कभी प्रेशर नहीं डालेंगे कि पढ़ाई कर लो या तो नेट के एग्जाम दे दो या फलाना कर लो या किसी जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो दे दो। मैंने कहा अब पापा नहीं बोलेंगे, बस पापा को दिखाना है कि हाँ मैं कमा लेता हूँ इससे। तो चलता रहा। सो आपने जब फिर मुंबई आने का सोचा है, ओवरऑल जो आपकी एक्टिंग की जर्नी रही, मैं मतलब फेम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए नहीं है, नहीं है, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव अच्छा, हाँ, सेटिस्फैक्शन। अच्छा काम हो, फेम ज़्यादा ना भी मिले। प्रॉब्लम ये है ना कि हम फेम को किस कोट में बांध रहे हैं। क्या है आपकी नज़र में फेम? आपके पीछे 50 लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, ये फेम है? कि आप जब घर में आराम से बैठे हो, चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो और आपको लग रहा है कि यार बढ़िया दिन गया। आपके लिए क्या है फेम? यही हर इंसान के लिए इंडिविजुअली फेम है। या एक इंसान को लगता है कि अरे जाऊँ तो पेपरैज़ी, अरे फोटो सर प्लीज़ लुक हियर, सर प्लीज़ लुक हियर, चक 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 फ्लैश लग रहा है, वो उनके लिए ठीक है, ओके। जैसे कुछ लोगों का कट टू कट क्लियर होता है ना कि मुझे थिएटर करना है, कुछ एक्टर्स का क्लियर होता है कि मुझे टीवी करनी है, कुछ का होता है कि नहीं मुझे टीवी जिंदगी भर नहीं करनी। तो फेम सबका अपना अपना है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अच्छा काम हो, पैसे आ जाएं, क्योंकि आप कितना भी डिनाई कर लो, जीवन को जीने के लिए एक सर्टन अमाउंट चाहिए होता है। ऑफ कोर्स। तो वो एक नीड है जो तो ह्यूमन नीड है। जैसे सांस जरूरी है वैसे धन भी जरूरी है हाँ। जीने के लिए। तो उतना मिल जाए, काम अच्छा हो, जब 4 लोग आपको काम, बल्कि काम क्या कि जब जितने लोग भी आपका काम देखें, फिल्म में देखें, थिएटर में देखें, तो लोग बोले यार अच्छा काम करता है। तो एक्टिंग से आपको लगता है एक्टिंग और पैसे का जो कनेक्शन है, वो जो जर्नी रहती है, तो वो कितनी स्टेबिलिटी, कितना प्रैक्टिकल है वो चीज़? बहुत प्रैक्टिकल है, उसके में तो काम ही नहीं हो सकता ना। अच्छा काम आपको ज़्यादा पैसा दिलाएगा। अगर आप बेहतर काम करोगे तो आपको 4 लोग बुलाएंगे। कोई भी एक्टर फिल्म करोगे, आपने पर वो मोमेंट आने में बहुत साल जरूरी नहीं ना। तो फिर वो मोमेंट आने में, कि आपको कैमरे के सामने जाने में वो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, वो बात अलग है। लेकिन आप एक्टर तो हो ना, आपको काम तो समझ में आता है। भले हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको ये ना बोले कि अरे यार तुम मेरी फिल्म में काम कर लो, जगह नहीं है उस फिल्म में तुम्हारे लिए, ये हो सकता है। लेकिन वो पीठ पीछे जरूर ये बोलेगा भाई एक्टर बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करता है। अभी क्या हो रहा है, जब टीवी पे आ रहे हो, कैमरे पे आ रहे हो, वेब पे आ रहे हो, तो आपको 100 की जगह 10 लाख लोग जान रहे हैं, 1000 लोग जान रहे हैं, 50,000 लोग जान रहे हैं। करेक्ट। अभी क्या है, काम अच्छा करो तो 4 ही लोग जान रहे हैं। तुमने बोला यार एक्टर बहुत अच्छा है, इसने बोला एक्टर बहुत अच्छा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रह रहा है एक्टर अच्छा है, काम जरूर दिलाऊंगा इसको, या मेरे साथ कभी कुछ हुआ तो कहीं रिकमेंड कर दूंगा, या मैं खुद काम दूंगा। उस काम का बेस ही डिपेंड करता है कि आप धन कितना अर्जित करोगे। क्योंकि जो जितना वर्सेटाइल होगा अपने काम में, उसको उतना ज़्यादा अमाउंट कोट किया जाएगा। क्योंकि आज हम नाम नहीं लेते, लेकिन हिंदुस्तान में जितने बड़े एक्टर हैं उन सबको मुंह बोला पैसा मिलता है। और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, बोलते हैं कि हमको वो एक्टर चाहिए, चाहे वो जितना भी अमाउंट बोले। वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि ठीक है एक फेम है, लेकिन वो टैलेंटेड है, इसलिए शायद उसको उतना पैसा मिल पा रहा है। मतलब बॉलीवुड तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग चीज़ें होती बहुत रहती अलग। हैं, तो आपको क्या लगता है, आप जो मकाम आप सोच के बैठे हैं या कुछ सोचा होगा आपने, तो वो कितनी पास हैं आप उससे? नहीं, अभी तो बहुत दूर खड़े हुए हैं। अभी तो जब तक ये ना बोले लोग कि अरे यार कुछ आपके फिल्मोग्राफी में कुछ ऐसी फिल्में ना आ जाएं और अब लगे कि अरे यार इस फिल्म में काम बहुत अच्छा हुआ, तो अभी वो फिल्में आने बाकी हैं। अभी हुए कितना समय है,
अभी तो 8 साल। 8 ही 9 साल ही हुआ है। कितने कितने फिल्मों में काम किया आपने? 11-12 फिल्में हो गई, 2 वेब सीरीज हो गई, आने वाले 2-3 काम है और बस है। और क्या होता है कि शुरुआती दौर में आपके पास ना चॉइस नहीं होता काम, अपने मन का काम करने का, क्योंकि आपको जीवन यापन भी करना है। तो आपको जब काम मिल रहा है तो आप वो काम करते हो। हाँ, मतलब वो वैसा काम नहीं कि ऑफ सीन वर्क नहीं है कि आप जो आप कि वो काम नहीं करना है, अच्छा काम, नीट एंड क्लीन काम, वो काम में आप चूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अभी चॉइस नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके पास कोई एक ऐसा काम आया, जैसा कहते हैं ना कि आप काम को चूज नहीं करते, काम आपको चूज करता है, वो कैरेक्टर आपको चूज करता है। जिस दिन मुझसे मिलता जुलता कैरेक्टर अगर मुझे मिल गया, सब वो ऐसा आपका टर्निंग वो पॉइंट जैसे हो सकता मैच है। हो गया, यस। वो अचानक से दिखने लगेगा स्क्रीन पर। और वही वो मोमेंट है कि जिस दिन फिर आपके पास एक की जगह 5 ऑप्शन होंगे कि अब आपको क्या चूज सिलेक्ट करना कर है। सकते हो आप। अब यहाँ मेरा निर्णय मुझे महान बनाएगा कि मैं उन 4-5 काम में से ऐसा कौन सा काम चुनूं जिसके कारण मेरा काम एप्रिशिएट हो। ओके। फिर मैं शायद धन के पीछे भागूंगा तो फिर मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे नहीं करना, जो मेरा मन नहीं कहता। उन 4 काम में से मुझे वो काम चुनना है जिससे कि मेरी तारीफ हो मेरे काम की, और वो एक काम की तारीफ आपको ज्यादा लक्ष्मी के पास लेके जाएगी, आगे ले धन के पास जाएगी। लेके जाएगी। राइट। तो दोनों का बैलेंस है, बैलेंस है, बिल्कुल। दोनों का बैलेंस है। आपका नाम भी क्योंकि यूनिक है बहुत, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी है फेमस गोदान, तो आप उसकी भी कहानी शॉर्टली बता सकते हैं कि नाम क्यों आपका? कभी कभी मैं किसी को करेक्ट भी नहीं करता। नहीं, क्या बोलते अरे हैं जब बोले अरे तुम्हारे पापा थिएटर करते थे क्या, गोदान नाम रख दिया होगा, नॉवेल है प्रेमचंद का। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही। क्योंकि वो इतना फ्रीक्वेंटली आप सुन चुके होंगे तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया होगा ना। ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल नाम है? ओरिजिनल नाम है रावेंद्र। रावेंद्र। ये निकनेम पड़ा थिएटर में, मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब तो खैर ये हो जाएगा, सब लगभग सभी को पता है, मैं बघेलखंड से बिलोंग करता हूँ। तो बघेलखंड में बटन को गोदाम बोलते हैं। गोदाम, गोदाम एम लगता है उसमें, एन नहीं लगता। अच्छा, बटन को बोलते हैं। गोदाम तो वैसे वो होता है ना, कोई बड़ी स्टोर। सी जगह, स्टोर जैसी। हाँ। गोदाम। तो यही मजाक उड़ा था। तो जो मेरे टीचर थे केजी चच्चा, केजी त्रिवेदी, भोपाल के, जो मेरे पहले गुरु हैं भोपाल में, तो उन्होंने ऐसे मजाक में बोला कि अपने टी शर्ट की बटन टूटी हुई थी। तो मैंने कहा बटन, टी शर्ट की बटन लगाओ। तो मैंने कहा चाचा वो बटन टूटी हुई है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या थॉट आया, उन्होंने बोला क्यों तेरे रीवा साइड में बटन को क्या बोलते हैं? तो मेरे मुंह से निकल गया गोदाम। गोदाम। हाँ, तो बस अब गोदाम तो उसको बोलते हैं जहाँ अनाज रखते हैं, ये गोदाम क्या नाम है। और ये मुझे चिढ़ाने के लिए नाम शुरू हुआ था, और वो पड़ गया आपका नाम। वो धीरे माँ गोदाम गोदाम करते 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 हुआ। फिर मैंने ज्वाइन किया LBT 2002 में, जहाँ डांस ड्रामा होता है। तो जो गुलवर्धन दीदी हैं, पद्मश्री गुलवर्धन, हमारी टीचर, तो एक दिन ऐसे बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले गोदाम। बोले गोदाम नहीं होगा, गोदान होगा, वो नॉवेल है प्रेमचंद का। तो उन्होंने ना कर दिया, फिर उसके बाद से ना है। तो वो पहले माँ था, फिर ना हुआ। लेकिन घर वाले भी बोलने लग गए फिर आपको वही कि वो रावेंद्र बोलते हैं? पापा भी यही बोलते हैं, कोई बोलते हैं ना गोदाम, वाला गोदाम घर पे नहीं, गोदाम घर पे नहीं है। घर का नाम ही नहीं लेता वो, क्योंकि बचपन में नाम पड़ गया ना, 12-13 साल की उम्र में नाम पड़ गया ये। अब जितने लोग भी मेरे थिएटर के दोस्त बने वो सब घर आ रहे हैं तो सब गोदान करके बोल रहे हैं, गोदाम गोदाम। जो बाल भवन के मेरे सीनियर्स लोग हैं वो मुझे गोदाम बोलते हैं, और जो 2002 के बाद जो मुझे जानते हैं वो सब गोदान बोलते हैं। जैसे ड्रामा स्कूल का पूरा जो आसपास है वो सब गोदान। समझ गई सर। क्योंकि अभी आपने एक लंबी जर्नी तय की है, एक्टिंग वाइज भी और पर्सनली भी। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल देखे तो इतने साल हमने लाइफ के देख लिए हैं, तो क्या आपको कुछ रुकावट लगती है ये एक्टिंग जर्नी में? नहीं, काहे की रुकावट है यार। लोग ना जानबूझ के अपने सामने पहाड़ खड़ा करते हैं। एक तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने क्राफ्ट पे भरोसा नहीं है, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखेगी। आपको हर चीज़ वो कहते हैं ना, वो 2 मिनट वाला मामला हो गया सब कुछ, कि जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए। जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलता यार। अच्छा, क्योंकि अभी सब आराम से मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। अभी मुझे एकदम से वो बात आई मन में तो पूछ लेती हूँ। जैसे अभी आपका जनरली शेड्यूल क्या रहता है दिन भर का? कुछ नहीं, आराम से सुबह उठते हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज हमेशा करता रहता हूँ, जो मैं अपने क्लासेस में भी बताता रहता हूँ, कि जो नवरसा होता है ना, नवरसा का मैं जो एक फ्लो होता है ना, श्रृंगार हास्य करुण क्रोध वीर अद्भुत विभत्स भयानक शांत, शांत छोड़ दिया जाए। तो ये जो 8 सीक्वेंस है ना, मैं आराम से कहीं भी घर पे बैठ के 8 सीक्वेंस मन ही मन करता हूँ। तो घर 1 या 2 बार कभी कर लूँगा। चलता रहता है, हल्का बहुत फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे कि कुछ शुरू किया, फिर उसको एंड किया, फिर दूसरा शुरू किया, एंड किया, तीसरा शुरू किया। ये मेरा कहीं बीच में दिन में 1-2 बार मेरा हो जाएगा। बाकी फुल टाइम चलता है मेरा कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन चलता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मैं यही चीज़ें कहीं ना कहीं अपने प्ले में यूज करते हैं। तो क्योंकि आपकी वाइफ भी भरतनाट्यम डांसर है, वो खुद भी आर्टिस्ट हैं,
और तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता आपका कि बोलते कि नहीं बहुत एक्टिंग होगी, क्यों दिन भर एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, घर पे तो होता ही नहीं है ना, लेकिन जब वो मेरा काम देखती तब मुझे बोलती कहाँ एक्टिंग कर रहे हो, एकदम ऐसे तो करते हो। ऐसे ही करते हो। तो जो लोग साथ के होते हैं ना उनको हमेशा ऐसा लगता है, उनके लिए बहुत उसमें normal है। नॉर्मलाइज्ड रहता है ना। हाँ कि अब तो ऐसे तो करते हो, ऐसे तो सब कुछ होता है घर पे, ऐसे तो बात करते हो, तुमने कहा ठीक है ऐसे ही है। लेकिन उससे भी बहुत कुछ चीज़ समझने सीखने को मिली, मुद्राएं, पोस्चर, जो कि मेरा भी हल्का सा बैकग्राउंड वैसे ही है। पर ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैं बहुत फ्रैंकली अगर आपसे पूछूं तो, कि रिलेशनशिप्स हैं या जो सोसाइटिकल फैक्टर्स रहते हैं कभी आपकी पर्सनल जर्नी में अफेक्ट करते हैं आपको? नहीं, जैसे ही जिस दिन आप ये तय करते हो ना कि मुझे किसी भी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि एक्टिंग हो, अगर आप आर्ट फॉर्म में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, कहीं भी हैं, किसी भी चीज़ में, अगर आपने दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना सीख लिया ना कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पर्सनल है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, यहाँ की टेंशन यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ की टेंशन, वो कहना आसान लग रहा है लेकिन होता थोड़ा मुश्किल है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है कि नहीं ये मत कर, ये मत सोच, वो काम की चीज़ है उसको काम वहाँ साइड में रहने दे, ये पर्सनल चीज़ है पर्सनल रहने दे। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आ जाता है। अभी भी लगता है कि मैं शायद 10 में से अगर मैं नंबर दूं तो मैं 2 या 3% ही कर पाता हूँ। कुछ मुझसे भी महान लोग होंगे जो बिल्कुल ही सेपरेट रखते होंगे। जैसे मैं कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं इनके बारे में आए दिन कुछ ना कुछ ऊटपटांग छपता रहता है, पर्सनल लाइफ के बारे में छाप दिया, इतना निगेटिविटी छाप दिया, वो लोग उसको मैनेज कैसे करते होंगे? ऑफ कोर्स हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, उनका तो पूरा हिंदुस्तान में हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड उनके बारे में पेपर में छप रहा हो कि फलाना फलाना ने ये कर दिया। वो मैनेज कैसे करते होंगे? मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे जो सारे बड़े एक्टर्स हैं, कैसे मैनेज करते होंगे? सही बात है। ये उनसे सीखने वाली चीज़ है कि यार हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना देते हैं, लोग बड़ी चीज़ों को छोटा है, ठीक है ये हुआ ना, खत्म करो, निकालो, मूव ऑन करो, आगे चलो। जैसे थिएटर के लोग होते हैं ना, सब बहुत पोएटिक होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नवरस में जो अलग अलग रस हैं उससे जोड़ के रखती हैं। जैसे श्रृंगार को बोला गया है कि रसों का राजा है, तो श्रृंगार रस आपके जीवन में आप कौन से रस से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो पर्सनल, एज अ पर्सन? पर्सनली तो वो शरीर के डील डॉल से तो वीर ही आता है। हाँ। वो हमेशा से ऐसी रहा है। भोपाल थिएटर में भी यही रहा है कि जब मैं किसी रिहर्सल हॉल में घुसता था ना तो लोग मुझे बोलते थे बहुत एरोगेंट है ये। आपको देख के ऐसा लगता अरे था लोगों 100%। को? लेकिन फिर जब बात होती है, जब मैं रिहर्सल करता हूँ तो बोलते नहीं यार ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वो दिखावट सिर्फ इसलिए क्योंकि आईब्रोज और नाक और वो स्ट्रक्चर वैसा है स्ट्रक्चर आपका। वैसा है, इसलिए वीर भाव दिखता है। और एनिमल इंस्टिंक्ट आपने मुझे बताया नहीं था कि आप ईगल से ईगल जैसा लगता है ना, वो नाक वैसी है ना, तो वो जितने भी इस तरह के पक्षी जो हैं उनसे मैच करता है, तो वो दिखता है, वीर भाव दिखता है शरीर में। ऐसा कुछ लगता है आपको कि मुंबई आके हम जो भी एक्टर्स हैं मुंबई आते हैं, कोई क्या गलती कर रहे हैं वो मुंबई आने में? देखो सबसे पहली बात है कि उनका ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। सबसे पहली दूसरी बात है कि उनको फेम बहुत जल्दी चाहिए, ग्लैमर से इन्फ्लुएंस भी हो ग्लैमर सकते से। हैं ना। सबसे पहले आदमी इसीलिए आता है ना यहाँ पे कि ग्लैमर मिलेगा। दुनिया में हर आदमी, उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि जब वो चूहा काटता है तो चूहा काटते समय बेहोश होता है, जैसे कई फिल्मों में हमने देखा भी होगा। उसको उस मोमेंट पे समझ में आता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं सर्जन नहीं बन सकता, लेकिन एक्टर हर आदमी बन सकता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये जेनरिक नोशन बना दिया गया है ना कि ये एक्टर तो कर ही लेंगे, एक्टिंग करने में क्या है, लाइन तो याद करनी है, हाँ। बोल देंगे। लेकिन ऐसा एक्टिंग होता है पढ़ाई पढ़ते हैं एक्टिंग, ऐसे भी तो बोलते हैं हाँ, लोग। इसमें पढ़ाई होती है क्या? 3 साल ग्रेजुएट होते हो आप। इसमें सीखा जाता है, पढ़ा जाता है भाई, इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। हाँ। लेकिन तो नेवर एंडिंग पढ़ाई है तो एंड तक हम सीखना कम ही वो पड़ता कहते है हैं ना थिएटर का नॉलेज जो स्पाइरल नहीं होती उसकी, हाँ स्पाइरल बाइंडिंग की तरह की होती है, वो कभी एंड ही नहीं होती, वो लूप में लगी होती चलती है, रहती वो है। चलती रहती है। तो वो ये ना कि देखो जैसे बोलते हैं ना कि एक्टिंग में बेसिक कॉमन होता है कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो कि नहीं। ये बेसिक नोट है कि आप सुनने लायक हैं कि नहीं, कोई आपको सुनता है कि नहीं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है अभिनय सीखने की। पहले तो आप लोगों को सुनने लायक हैं कि नहीं, आप जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं कि नहीं। अगर आप यही फुलफिल नहीं कर पा रहे तो फिर तो बहुत बात की बात सही है। बात है। तो क्या होता है, लेकिन ये जो फेम आता है लोगों को लगता है, और अभी ये आ गया क्या बोलते हैं अपना मोबाइल आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो उसमें लगता है सोशल कि मीडिया है, तुरंत आपको लगता है कि हम भी एक्टर बन जाएंगे। तो बन ही रहे हैं ना सर, स्टार तो बन ही रहे हैं। स्टार बन रहे हैं, हाँ, एक्टर पर actor एक्टर नहीं नहीं बन बन रहे। स्टार तो ठीक है, वो सोशल मीडिया पे स्टार बन जाएंगे, लेकिन एक्टिंग तो वही हुई ना कि जब आप किसी चरित्र को छूते हो और जब उसके लेयर द लेयर, उसकी हर एक लाइन, उसकी हिस्ट्री, जब उसको समझते जाते हो, जो आपके दिल, दिमाग, शरीर और भाषा, ये 4 एस्पेक्ट हैं। इन 4 एस्पेक्ट को जब आप लेयर में डालते हो और जब वो लेयर प्रेजेंटेबल भी बन जाए कि जो आप सोच रहे हो वो दिखाई भी देने लगे, यहाँ शुरुआत होती है कि आप सोच तो रहे हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आपको किन चीज़ों का बुरा लगता है? नहीं लगता, यही तो प्रॉब्लम है।
पर रहने दीजिए, नहीं लगता आपको बुरा? नहीं है ह्यूमन, बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या है ना, मैं कि उस बुरेपन को, उस बुरे भाव को चिंगम की तरह खींचता नहीं हूँ। अच्छा। वो 5-10 मिनट तक होता है। किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, 10-15 मिनट तक सोचो, उसके बाद छोड़ दो उसको। सारे प्रो और कॉन्स निकाल लो कि ये होने से या सोचने से ये होगा, ये करने से ये होगा, उसको छोड़ दो, छोड़ दो वहीं पर। उतना बुरा लगता है उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, लेकिन फिर मन में ग्रज नहीं रहता। ये बात मैं ऑफ रिकॉर्ड भी याद रखूंगी आपकी, जो आपने भी ऑन रिकॉर्ड जाके बोला है कि मुझे बुरा नहीं नहीं लगता, लगता है, पर बट उस 15-20 आप खींचते नहीं उस बात खींचता को, नहीं, ठीक है, भूल जाता ये एप्लीकेबल करेंगे हम रियल लाइफ में। ठीक है। मेरे पास सबूत भी रहेगा अब। तो वीडियो काट के दिखाऊंगे, रे तूने सर ये आपने बोला क्या था। बोला था उस टाइम पे, ये बुरा, बस 5 मिनट हो गया, अब आप बुरा नहीं मान सकते। हाँ, पता चल रहा है कि थर्ड पर्सन सुनने को मिल रहा है कि गोदान तेरे बारे में ये बोल रहा था, मतलब इतना बुरा लगा कि 1.5 महीने बाद भी बोल रहा था। 1.5 महीने बाद भी कैसे बोल सकते? लेकिन हो सकता है कि वो वैसे बोला ना गया और सामने वाले ने वैसा बता दिया कि गोदान ने ये बोला। ये हो सकता है। ये हो सकता है, और ये हुआ भी है। तो आपको, आप बताओ, लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें और सरप्राइज वाली बात बताऊं, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। ओह, क्या बात है। मैं आज तक कभी ऐसे नहीं बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्लेजर अरे, कि धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, और अभी आप बहुत सारे पॉडकास्ट में जाएंगे। हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, Thank you so एक्टिंग करियर ऑल्सो एंड एज वेल एज पर्सनल लाइफ। और ऐसा कहते हैं ना वो, मतलब गुड़ लो तो शक्कर देनी चाहिए, तो वैसे वाला कि तुमने गुड़ दिया तो मैं शक्कर बोलता हूँ। तुम्हारा लिविंग यूनिकॉर्न जो है बहुत आगे बढ़े, तुम्हारा यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो करे, और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि हाँ, आप चलो। एक्टिंग कोच भी हैं, हाँ। आपकी क्लासेस भी हैं, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको कुछ बता रहा हूँ, तो लेकिन उसके चेहरे पे 12 बजी हुई है? 12 तो सबके चेहरे बजी होती है, अच्छा। क्योंकि जो इस शहर में क्लासेस करने के लिए आ रहा है, वो क्लासेस करने के लिए नहीं आ रहा, एक्टिंग सीखने नहीं आ रहा, वो स्टार बनने आ रहा है। उसका मोटिव ये रहता है कि मुझे स्टार बनना है, सीखना नहीं होता। और जो मेरा सिखाने का तरीका है, मैं सबको एक सांचे में नहीं डालता। मैं पहले उन लोगों से कुछ करवाता हूँ, आपने बेसिक कुछ किया हो तो मुझे बता दो करके। आपके अंदर मुझे जो प्रॉब्लम दिखेगा, मेरी जो समझ है पिछले इतने सालों की, 27-28 सालों की जो समझ है थिएटर की, उस पैरामीटर पे रख के। और क्या होता है, कभी कभी ना मैं भी बायस हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक मानना है, मेरा भी एक विजन है। तो जो एक्टिंग को करने के और समझने के जो पैरामीटर्स हैं, जो हम नाट्य शास्त्र के अनुसार आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक बोलते हैं, उन पैरामीटर पे रख के देखता हूँ कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं, देखने लायक, सुनने लायक, महसूस करने लायक है कि नहीं। जब जिस चीज़ में मुझे कमी दिखती है, उस चीज़ में उसमें काम करवाता हूँ। Okay. मैं, अगर आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपकी आवाज़ में बेस अच्छा है, तो मैं आपको सानी पकड़वाऊंगा। ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें बेहतर हैं। करेक्ट। तो बाकी का क्या है कि सब लोग एक ही शेप, साइज में क्लास चल रही है। मेरा इंडिविजुअली चलता है कि हर व्यक्ति के ऊपर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपन क्लास कर तो रहे हैं। आप अपनी इंडिविजुअलिटी में ही बिलीव करते हो, या फिर हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं ना कई बार, कि फिल्म इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है, या किसी रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड है, किसी टीचर से भी इन्फ्लुएंस होकर हम चलते हैं? हर व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड है। तुम और मैं, जब तुमने भी एक्टिंग करना शुरू करी, तो सबसे पहले तुम्हारे घर में कोई थिएटर से है? नहीं है ना। तुम कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई? सिनेमा से। तुमने गोविंदा को देखा होगा, शाहरुख को देखा होगा, सलमान सर को, अक्षय को, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। जब हमें लगता है कि अच्छा इनसे इन्फ्लुएंस हो गए, अच्छा ये एक्टिंग है, और फिर जब आप एक्टिंग सीखने के लिए किसी के दरवाजे पर जाते हो और जब वहाँ किसी को एक्टिंग करते हो देखते हो, तो अरे नहीं यार, ये जो इन्फ्लुएंस होना ठीक हो गया। लेकिन अब जब मैं गया हूँ किसी के यहाँ, वहाँ मुझे उसका ABCD पता चलता है कि ओ, जो मैं देख रहा था, मैं इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होगा, जो सामने वाला टीचर मुझे बता रहा है, जिसके ग्रुप में मैं काम करने के लिए गया हूँ, वहाँ पर उसके नुआंसेस समझ में आ। मेरा फेवरेट एक्टर है इरफान साहब, तो हैं ही सबके, पता नहीं क्यों बोल रहे थे आप? हाँ, मैं आता हूँ कि इरफान सर बाद में समझ में आया मुझे, मैंने उनको पहले नहीं देखा था। अच्छा। वो आए लाइफ में पान सिंह तोमर से, उसके बाद फिर उनका काम देखा बाकी पिछला। लेकिन मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था मनोज वाजपेयी सर का। तो जब पहली बार 2001 में या 2002 में ये रिलीज हुई थी अक्स, तो हम लोग थिएटर में थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि 6 साल हो गए थे थिएटर करते करते, 96 से 2002 में। तो मैंने अपने सारे दोस्त लोगों से बोला भाई, मैंने वो पता ना कि MTV Zoom पे कहीं ट्रेलर देख लिया होगा, तो वो जो डार्क और वो हंसी, वो ट्रेलर ना, कुछ लगा कि ये कुछ अलग है, ये कुछ होता जैसा कुछ मामला नहीं है ये। तो मैं अपने सारे दोस्तों को लेके गया, हमारे भोपाल में रंग महल सिनेमा है, रंग महल में लेकर गया। फिल्म खत्म हुई, सारे दोस्त गाली दे रहे हैं मुझे। अक्स फिल्म देखने गए थे ना, सारे लोग गाली दे रहे हैं मुझे, साले ये क्या फिल्म दिखाने लाया, ना आगा समझ में आ रहा, ना पीछा समझ में आ रहा, कौन क्या कर रहा है।
और वो फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मैंने कहा ये कौन सी एक्टिंग है, ये कुछ अद्भुत, ये कुछ अलग अलग है। है। वो इतना इम्पैक्ट आया मेरे जीवन में उसका। मैंने कहा यार अगर एक्टर बनना है ना तो ये ऐसा ऐसा काम करके एक्टर बनना कौन है। सा सीन है पर्टिकुलरली? पूरी फिल्म मतलब मनोज सर को हर एक फ्रेम में देखो, अमिताभ जी को देखो, और उसमें विनीत सर भी हैं, विनीत दादा को भी देखो, तो पूरी फिल्म लगता है कि यार वो लगा वो जो फ्रेम है ना, जो कलर ग्रेडिंग है ना उसकी, अब हम उसको डिकोड मतलब बात कर रहे हैं, वो जो कलर था ना वो कलर बहुत इम्पैक्ट किया। मैंने कहा इस तरह की उस फ्रेम, उस कलर स्कीम की फिल्म कभी नहीं देखी क्योंकि थी। सब फिल्म मेकिंग टेक्निकल प्रोसेस है ना, तो हाँ। सब चीजें जब बहुत अच्छी सेट होती हैं तो बहुत तो सुंदर मास्टरपीस दिखती बन है, जाता है। मास्टरपीस। मतलब विजय राज सर के भी उसमें कुछ सीन्स है तो लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो मैंने एंगल आज तक कभी किसी फिल्म में देखा ही नहीं। ये कौन सा कलर ग्रेडिंग है, ये कौन सा एंगल है, ये कौन से एक्टिंग करने की टेक्निक है, वो उनका हंसने का तरीका, विजय राज सर के बैठने का तरीका, वो पुलिस जो एक जो हवालात के अंदर एक सीन होता है जिसमें मर्डर होता है, वो वाला मैंने कहा भाई ये कुछ अलग चल रहा है, अलग चल रहा है। और दूसरा मेरी लाइफ में एक इम्पैक्ट डाला था, एक एक्टर हैं, अभी वो इस दुनिया में नहीं, उनका नाम है दीपक तिवारी। हबीब तनवीर जी बहुत लेजेंड हैं, थिएटर, नया थिएटर नाम है उनके ग्रुप का। उनमें एक एक्टर थे दीपक तिवारी सर। तो बिलीव नहीं करोगे, 2001 या 2 में हबीब प्रसंग करके एक फेस्टिवल था। वो 7 नाटक का 6 नाटक का फेस्टिवल था। मेरे रोंगटे खड़े हैं बात करते करते समय। वो 6-7 नाटकों में लीड कर रहे थे, 7 नाटकों में। आप एक नाटक देख के दूसरे नाटक में ये नहीं बोल सकते थे कि ये वही व्यक्ति है जो अभी जिसने कुछ जो और परफॉर्म चरणदास किया चूर है। में भी है, हाँ। और मोरना दमाद गानो ससुराल में भी है, और वही एक्टर मुद्रा राक्षस में चाणक्य भी बना हुआ है। सेम आदमी। मतलब मैं वशीभूत हो गया था। मैंने कहा मैंने आज तक जीवन में इतना बेहतरीन एक्टर नहीं देखा। मैं नेक्स्ट डे गया जहाँ पर हबीब साहब की रिहर्सल चल रही थी, आगरा बाजार की रिहर्सल चल रही थी, और मैं जाके पहुँचा। मैंने दीपक सर को दूर से देखा। मैंने कहा मेरा भगवान मुझे दिख रहा है। मैं गया और मैंने उनको बोला कि सर मैं एक बार आपके पैर छूना चाहता हूँ। बोले क्यों, क्या हो गया? तो मैं आपको टच करके देखना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में वाकई हैं कि नहीं। वाह, उनके पैर छुए मैंने, और मैजिकल रहा होगा मैजिकल, मतलब, है ना। और ये तय कर लिया था कि मैं इनके साथ इनको अब फिर नहीं मिलने आऊँगा, अब कभी मिलने नहीं आऊँगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट या कुछ वैसा फील होता था, उससे मिलने का मन नहीं करता ना नहीं, कि अब वो मेरे आइडल थे। हाँ। उनकी एक तस्वीर है, ये वसंत ऋतु का अपना कामदेव का सपना, ऐसे मिडनाइट उसका प्ले का है, वसंत ऋतु का कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना। उस प्ले में वो पग का रोल करते थे। अच्छा। उसकी एक फोटो थी मेरे पास। वो फोटो मैंने अपने बुक में छुपा के रखी थी कि मैं जब कभी तो मैं दीपक भैया को देखता था। और एक इंडियन थिएटर करके एक बुक है, उसके फ्रंट पेज पे दीपक भैया की फोटो है। और कट्टू उनसे मिला मैं एनएसडी पास आउट होने के बाद। ओके। तब उनको लकवा मार गया था। ओह। और मैं भोपाल में है साइंस सेंटर है, वहाँ पे हबीब साहब का यही था, कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना। उसमें वो आए थे, सामने बैठे थे, और पूरा चेहरा टेढ़ा हो चुका है। मैंने कहा मतलब इतना खूबसूरत आदमी। और मैं गया, उनसे पैर छुए, उनको मैंने फिर से प्रणाम किया इतने सालों के बाद। उनको बताया कि बचपन में आपसे मिलने आया था और अब मिल रहा हूँ। और वो गए हैं, और उनको देखा मैंने, और वो हल्के से साइड में कटे और मुझे रोना आया। वहीं पे खड़े होकर कम से कम मैं 7 से 8 मिनट रोया हूँ उनको देख। अभी जब रिसेंटली आप मिले थे तब? हाँ, उनके डेथ मतलब ऑब्वियस कि इस बात को हो गया 2015, पास आउट होने के तुरंत के बाद की बात है। रोया खड़े होकर 5-7 मिनट। मैंने कहा यार ये इसके जैसा एक्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ये 2 लोग। और थिएटर में एक और एक्टर हैं, कावलम नारायण पनिक्कर सर हैं, उनका थिएटर को सोपानम थिएटर ग्रुप है केरला में। वहाँ पर एक एक्टर है, उनका नाम है गिरीशन सर, गिरीशन। तुम बिलीव नहीं करोगे, वो इतने कमाल के एक्टर हैं। वो शकुंतला में दुष्यंत का रोल करते हैं प्ले नाटक में। तो वो कुछ करके दिखा रहे थे। तो उसमें वो एक सीन होता है कि हिरण आता है और हिरण जा रहा है, और वो तीर निकालते हैं, और तीर को धनुष में फंसाते हैं, और तीर को खींचते हैं और छोड़ते हैं। उनकी आंखों से तीर जाता हुआ दिखाई दिया, और जब वो हिरण को लगा, वो कितनी स्पीड में लगा, कैसे लगा, हिरण कैसे गिरा, ये भी आंखों से दिखाई दिया। उन्होंने आंखों से, और सब माई में गया और ये लगा ऐसे करके, और गिरा। वो आंखों से सब कुछ दिख रहा होंगे। वो पनिकर सर के लगभग हर नाटक में लीड करते हैं। कर्णभारा में कर्ण वो करते हैं, मध्यम व्यायोग में भीम का रोल वो करते हैं। अद्भुत एक्टर। ऐसे कुछ लोग एक्टर्स का कोई सीन या कोई इरफान सर के बहुत सारे सीन, जैसे हासिल का एक सीन है जो दुनिया जहान बोलती है। उनका एक फिल्म थी जिसमें मतलब वो बहुत अंडररेटेड, पता नहीं क्यों लोगों को पसंद है। वो हॉलीवुड की फिल्म की एक कॉपी है शायद, टेलीफोन बूथ है उस फिल्म का नाम। अच्छा। वो सिर्फ एक बूथ, टेलीफोन बूथ है, उसके अंदर है वो।
और वहाँ वो कुछ फ़ोन पे कुछ बात चल रही है, वहाँ नॉकआउट नॉकआउट है शायद, वो बूथ के अंदर ही है फिर उस समय। उस व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स के अंदर बंद है बस, वो टेलीफोन बूथ के अंदर बंद है। वहाँ भी वो व्यक्ति अपनी पूरी इतनी दुनिया बना लेता है, कैसे वो इंटरनली अपने आप को कैसे चेंज कर लेते हैं पता नहीं। और फिर वो देखिए, और उसके बाद बाय चांस कुछ समय के बाद मैंने उनकी फिल्म देखी किस्सा, अनूप जी की। समझ गई। और ये भाई मैंने कहा ये कुछ अलग ही इंसान है, मतलब ये वो फिर उनका एक कोट सुनने में मिल गया था कि इतने साल एक्टिंग करने के बाद समझ में आया कि एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग होती है। वो कहने में और अचीव करने में हो सकता है कि आपको जन्म लग जाए, लेकिन इरफान साहब वो पता नहीं कैसे कर गए। वो कहते हैं ना कि भगवान का मन हुआ ऊपर बैठ के कि यार थोड़ा सा एक्टिंग करके अपने आप को एंटरटेन करूं, तो उन्होंने इरफान साहब का जन्म लिया वाह। कि मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उतर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। मेरा सबसे वाहियात नाटक है, नाटक तो नहीं, मेरा सबसे वाहियात सीन है। एक प्ले था, फ्रीडम फाइटर है खाजा नायर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, वो मैं कर रहा था भोपाल शहर में। और मैं बाकायदा लाठी चलाता हूँ, है सूर्य नमस्कार करता हूँ, सब कुछ होता है। मेरी पहली लाइन, खाजा नायक अपना वो लेता है, लाठी लेता है, प्रणाम करता है और नीचे रखता है और सूर्य भगवान की तरफ देखता है और हाथ जोड़ के पहली लाइन बोलता है। और पहली लाइन बोली मैंने, पहला फंबल मारा। पहली लाइन पहला फंबल। भारत वन में एक साइड में कोने में एक ऑडियंस बैठा था, जो भी था मैंने पता नहीं, मैंने लिटरली सुना, ओ शिट गोदान ने फंबल मार दिया। इको हो गया, वो साउंड अब तक सुनाई दे गया कि होगा मैंने आपको। फंबल मार दिया भाई, मतलब भोपाल में ना। और मुझे सुनाई आ गया, किसी ने ऑडियंस से बोला ओ शिट गोदान ने फंबल मार दिया, और मुझे सुनाई में आ रहा है, मैं ऑन स्टेज हूँ चलते शो में। बस काटो तो खून नहीं, इतना गंदा शो किया था ना मैंने। उस शो खत्म करने के बाद में कम से कम 1 से 1.5 महीने तक मैं परेशान रहा हूँ कि अब मैं नहीं एक्टिंग कर पाऊंगा, अब मुझे एक्टिंग कर देना छोड़ उसका देना चाहिए। असर तो छूट ही जाता है ना, क्योंकि उस मोमेंट पे मैंने सीखा था कि कितनी जल्दी किसी भी बुरी चीज को अपने आप से अलग कर देना चाहिए, वो थॉट को निकाल देना चाहिए। वो एक मोमेंट था जो बुरा भी हुआ, लेकिन उसने आने वाले समय मुझे सिखाया भी बहुत। इवन ड्रामा स्कूल में भी Of course। मेरा डिप्लोमा चल रहा था इन्ना की आवाज़। इन्ना की आवाज़ में आखिरी सीन, मैं उसमें वो बनाऊँ विलन सुल्तान, तो आखिरी सीन है, मैं जो आप डायलॉग भूल जाते हो। मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं लास्ट में बोला, मैंने कहा इन्ना, तो वहाँ से मेरा बैचमेट है नीरेश, वो इन्ना बना है, तो बोलता है जी हुजूर। लाइंस क्या थी, इसके आगे की- इसके लाइन क्या हुई, इसके आगे क्या था। फिर मैंने दोबारा बोला इन्ना, अब मैं याद कर रहा हूँ लाइंस। अब सीरियसली बताऊं, वो जो उस वक्त का डर था वो अलग था, मुझे यहाँ मजे आए, मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ। मैंने कहा साले तू लाइन भूल गया, तू लाइन भूल गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने 3 बार इन्ना बोला। हाँ। और नीरज इतना भी सोच रहा होगा कि आगे क्यों नहीं, नहीं बोल रहे हैं। नीरज को समझ में आ गया, उसको सेकंड बार में समझ में आता कि मैं डायलॉग भूल गया। नीरज अब उसको समझ में आया, उसने कुछ लाइन बोली और मुझे सीधे याद है तीसरी लाइन मैंने पहले बोली और नीरज को समझ में आया, लाइन बोला मैंने, तीसरी लाइन बोली उसने, पहली लाइन बोली अपनी, तब मुझे पहली लाइन याद आई। मुझे याद आ गया और मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने कहा यार देखो, मैं पास आउट हो रहा हूँ, मेरा लास्ट डिप्लोमा है और मैं लाइंस भूल रहा हूँ। बहुत बड़ा इवेंट मेरी लाइफ में घटा था। क्या हुआ, भोपाल में आपने वो देखा राजा भोज की जो मूर्ति लगी हुई है, तो उस वो मूर्ति का अनावरण हुआ। शाम को लाल परेड ग्राउंड पे राजा भोज की लाइफ के ऊपर एक डांस ड्रामा होने वाला है। ओके। राजा भोज बना कौन, मैं। ओह। मैत्री पहाड़ी मैम है दिल्ली की, उन्होंने वो डांस ड्रामा कोरियोग्राफ किया था और मैं उसमें राजा भोज। अपन को नहीं मालूम कौन कि क्या होने वाला है। जब मैं देखा, मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा इवेंट है, सीएम सर हैं, शिवराज सिंह चौहान है, सब कुछ है, कबीर बेदी उसमें एंकर कर रहे हैं, सब कुछ हुआ। और वो इवेंट सब कुछ खत्म हुआ, शो हुआ, बड़ी फोटो लगी। जब मैं ऐसे, वो एक मोमेंट होता है ना, लाल परेड ग्राउंड देखा होगा, जो भी भोपाल के लोग होंगे या जो कभी भोपाल गए होंगे तो उन्होंने लाल परेड ग्राउंड का बाहर वाला ग्राउंड देखा हो, बहुत बड़ा है। एटलीस्ट कम से कम उसमें 10,000 ऑडियंस तो आ सकती है, मतलब 5,000 7,000 तो आ ही सकती है गिरी से गिरी हालत में। मैं जैसे ही शंकर जी की बहुत बड़ी एक शिवलिंग है, उसके पीछे से निकल कर मैं आता हूँ, मैं पूरा राजा रजवाड़ा, हाथ में तलवार, और वॉक करता आ रहा हूँ बिल्कुल एक मॉडल की तरह। और वहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, मैं आया और आधे मोमेंट पे आया और इतने सारे लोगों का साउंड आया मेरी तरफ, वो ऐसे करके, वो यूं करके निकला मेरे पास से। और मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा कुछ तो हीरो है, कुछ तो हुआ ये है। हीरोइज्म टाइप का फील आया। सब कुछ खत्म हुआ, आए। अब मध्य प्रदेश के उस समय जितने भी जो भी वहाँ पर एमएलए
सांसद, मुख्यमंत्री सर, मंत्री, सब लोगों ने आके मेरे साथ फोटो खिंचाई थी, सब लोगों ने। और अपन उस प्राउड मोमेंट में भाई आज अपना दिन है। आज सीएम सर ने ये शिवराज सिंह चौहान सर ने ये पोडियम से अनाउंस किया था कि अगर इस बच्चे को मैं पहले देख लेता तो वो जो मूर्ति बनी है उसकी शक्ल इसकी शक्ल की होती। वाह, ये इतना अच्छा लगा। बहुत बहुत बड़ी। वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ का, मतलब एक्टिंग को तो लेके नहीं, वो जो एक माहौल क्रिएट होता है ना, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बोल दिया, और वो मुझे शायद पहचानने भी लगे थे, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक आध दो शो देखे, बोला तुम वही हो ना जिसने राजा भोज किया था। मैंने कहा हाँ सर मैं ही। तो एक वो मोमेंट था मेरी लाइफ का, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जो लास्ट कंप्लीट हाँ। होता है ये है कि एक तो आप एक्टरों को जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको आप क्या सीख देना चाहोगे, और एक लाइफ जो आपने अभी तक जी है नहीं, पहले वाले का, पहले वाला क्या? एक्टर्स के लिए एक अच्छा, क्या? मैसेज। जो स्ट्रगल कर रहे हैं हाँ, सबसे पहली बात तो पेशेंस, जो अब नहीं है। जिस व्यक्ति में पेशेंस नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी फील्ड की, अगर हम स्पेशली एक्टिंग फील्ड की बात कर लें, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग, समझ। वो ट्रेनिंग के पीछे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो बात की बात है, लेकिन समझ। मैं कहता हूँ कि अभिनय को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है पेशेंस, और उसमें दो चीज़ आती है। सबसे पहला आता है कॉमन सेंस और पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये दो चीज़ आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही है तो आप नहीं कर सकते एक्टिंग। पेशेंस ओवरऑल है कि आपको रखना ही रखना है। एक्टिंग समझने के लिए कॉमन सेंस और पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये दो चीज़ नहीं है आप अभिनय में कदम ही नहीं रख पाओगे। सबसे पहले ये दो चीज़ डेवलप करनी है। अब आप पर्सनली जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो अब आप ये देखो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके पांचों सेंसेस से, आपकी समझ से कॉमन सेंस क्या होता है ये आपको खुद खोजना है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है ये आपको खुद खोजना है। बायस होके नहीं, रिजिड होके भी नहीं, एकदम न्यूट्रल वे में। ये न्यूट्रल कहना थोड़ा सा सरल हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है हो पाना। लेकिन जितना भी आप थोड़ा, ना रिजिड होना है ना बायस होना है, मिड वे में कहीं खड़े होकर आपको देखना है कि आप कॉमन सेंस आप कैसे डिस्कवर कर सकते हो और पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डिस्कवर कर सकते हो। यहाँ से शुरुआत होती है किसी भी आर्ट फॉर्म को समझने की, जानने की। एक्टर बनने की, एक्टिंग करने की जो जो विधा है, जो ये रास्ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा, अथाह है, अनंत है। So thank you so much for watching this episode. This is Godan Kumar and Priyanka. Thank you so much. You're watching Living Unicorns. ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर लाइक दीजिए, भी कर दीजिए, कमेंट सारी भी कर चीजें दीजिए, करिए। फॉलो भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिस शेयर भी प्लेटफॉर्म कर पे जो दीजिए। होता है वो सब जिस कर प्लेटफॉर्म पे जो होता है टैग कर दीजिए, हैशटैग बना दीजिए। और जो लोग आसपास के दो हैं, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सबको पकड़ पकड़ के बोलो कि इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, वीडियो देखो। अच्छा, पानी चेस पीने करना हैं है हम अपने जाते को। जाते। ये और है ये हम- गोदान कुमार, मैं हूँ प्रियंका। और हम ये ईमानदारी से बता रहे हैं कि इस कप में वो नहीं है जो आपको लगेगा। आप सोच रहे हैं। ठीक है, चीयर्स। Cheers to Living Unicorns. थोड़ा हार्ड बन गया ना। सर ये बात नहीं, हाँ हाँ सर ये बात बोलनी नहीं थी, ये बात बोलनी नहीं है।